गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में बेटा सेक्शन 55 हमने डिस्कस किया था कंपनीज एक्ट का, जिसमें हमने इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटिंग जो प्रोविजंस थे वो हमने पढ़े थे। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेक्शन 56 ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 56। चलो हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन में, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ट्रांसफर क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है। बेटे ये सेक्शन ना दोनों से डील करता है, ये सेक्शन ट्रांसफर से भी डील करता है और ये सेक्शन ट्रांसमिशन से भी डील करता है। तो डिस्कस करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। देखो ट्रांसफर क्या होता है, ए है, ठीक है। सपोज ये ए होल्ड करता है 1000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। ए होल्ड करता है 1000 शेयर्स इन XY लिमिटेड। ए ने डिसाइड करा कि वो अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर देगा, बी को। सर ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में बेटा ए अपने शेयर बेच रहा है, किसको, बी को। और आपको अच्छी तरह पता है जो सेल होता है दैट इज ऑलवेज फॉर सम कंसिडरेशन। तो अगर ए अपने शेयर्स बी को बेचेगा तो वो बी से इसके बदले क्या चार्ज करेगा, कंसिडरेशन चार्ज करेगा। वो इसके लिए क्या चार्ज करेगा, कंसिडरेशन चार्ज करेगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर का सिंपल वर्ड्स में मतलब है सेल, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। अब बेटा ये जो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर थोड़ा सा डिटेल में बता दो। लो बेटा देखो, बेटा ट्रांसमिशन ना जनरली 3 केसेस में होता है। एक होता है अगर किसी मेंबर की क्या हो जाए, डेथ। दूसरा होता है अगर कोई मेंबर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। और तीसरा होता है अगर कोई मेंबर हो जाए ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मतलब अनसाउंड माइंड का, पागल, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जहां पर ट्रांसमिशन होता है शेयर्स का, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, सिंपल एग्जांपल, सिंपल मुझे बताओ, फादर किसी कंपनी के 1000 शेयर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। तो फादर की अगर डेथ हो जाती है बेटा, फादर की अगर क्या हो जाती है, डेथ, तो फादर की डेथ के बाद फादर का जो नॉमिनी होता है, या मैं कहूं लीगल हेयर होता है, वो फादर के शेयर्स को क्या कर लेता है, इनहेरिट। तो दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो मैंने क्या कहा, अगर फादर की डेथ हो जाए तो फादर की डेथ के बाद फादर का लीगल हेयर, यानी सिंपल वर्ड्स में फादर का जो नॉमिनी है, वो शेयर्स को क्या कर लेता है, इनहेरिट। दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन, दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। पॉइंट समझ आया।
अच्छा ऐसे मुझे बताओ, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके शेयर्स बेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं किसको? ऑफिशियल रिसीवर को, या आप कह सकते हो ऑफिशियल असाइनी को, जिसे अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट, अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो याद रखना, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑफिशियल रिसीवर को, जिसे किसने अपॉइंट किया है? कोर्ट ने। ठीक है, फिर बेटा ऑफिशियल रिसीवर क्या करता है? इन शेयर्स को मार्केट में बेचता है, बेच के पैसा आता है और उस पैसे से लायबिलिटीज को क्या करता है? पे ऑफ, नॉर्मली जैसा इंसॉल्वेंसी के टाइम पे होता है। ठीक है, और अगर बात करें ल्यूनेटिक की, तो बेटा अगर कोई मेंबर ल्यूनेटिक हो जाता है तो उसके शेयर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली किसको? एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसे किसने अपॉइंट किया है? कोर्ट ने, अपॉइंटेड बाय कोर्ट। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। तो शेयर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं बेटा। और बेटा एक बार बताओ, क्या ट्रांसमिशन फॉर कंसिडरेशन हो रहा है या विदाउट कंसिडरेशन? बेटा विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, यहां पर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन। लो बेटा कॉपी करो, अब मैं आपको डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा। सबको क्लियर हुआ? सबको? चलो आओ मेरे साथ, देखो बेटा डिफरेंसेस। पहला है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टीज। बेटा जो ट्रांसफर होता है ना, वो वॉलेंट्री एक्ट होता है। वॉलेंट्री मतलब मर्जी से। तो बेटा मैं अगर जैसे हमारे वाले एग्जांपल में ए ने अपने शेयर्स बी को बेचे थे, ट्रांसफर करे थे, तो मर्जी से करे थे, लॉ ने उसको फोर्स नहीं करा था कि तुम्हें अपने शेयर्स ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे, नहीं, उसने अपनी मर्जी से, इच्छा से शेयर्स ट्रांसफर करे थे बी को। तो बी हमेशा ट्रांसफर हमेशा वॉलेंट्री होता है, जबकि बेटा ट्रांसमिशन वॉलेंट्री नहीं होता, ट्रांसमिशन कंपलसरी होता है, क्योंकि यहां पर बेटा लॉ फोर्स कर रहा है आपको, लॉ आपके ऊपर दबाव डाल रहा है कि आपको शेयर्स ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं करोगे तो नहीं तो ऑटोमेटिकली ये शेयर्स ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। मतलब ये बेटा कंपलसरी होता है, ये मर्जी नहीं चलेगी यहां पर तो ट्रांसमिट होंगे ही होंगे। और जनरली ट्रांसमिशन होता है ऑन डेथ, ऑन इंसॉल्वेंसी और ऑन ल्यूनेसी ऑफ अ मेंबर। ल्यूनेसी मतलब बेटा अगर कोई मेंबर हो जाए अनसाउंड माइंड का, पागल। तो पहला डिफरेंस आ गया, ट्रांसफर हमेशा वॉलेंट्री होता है जबकि ट्रांसमिशन कंपलसरी होता है। अच्छा पहले फोर्थ डिफरेंस पढ़ो, कंसिडरेशन। चलो मुझे बताओ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज मेड फॉर सम कंसिडरेशन। बेटा सेल तो कंसिडरेशन, सेल उसे आप तभी तो कह रहे हो बिकॉज देयर इज कंसिडरेशन। तो ट्रांसफर में हमेशा कुछ ना कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व
होता है, जबकि ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी कंसिडरेशन, ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। अब बेटा एक बात और याद रखना, जो ट्रांसफर होता है ना बेटा, ट्रांसफर में फॉर्मेलिटीज जनरली बेटा इन्वॉल्व ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन। तो फॉर्मेलिटीज कहां पर ज्यादा हैं बेटा? लीगल फॉर्मेलिटीज कहां पर ज्यादा हैं? ट्रांसमिशन में लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं, सॉरी ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में लीगल फॉर्मेलिटीज कंपैरेटिवली कम है। सर कुछ एग्जांपल दे दो किस टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज। बेटा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो, फिलहाल मैं एक बात बताऊं बेटा, ट्रांसफर करने के लिए ना एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनती है बेटा, एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनती है जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी है, फॉर्म SH4। तो ट्रांसफर के लिए एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनती है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म SH4 में। और बेटा ट्रांसफर डीड कोई कोरे कागज पे नहीं बनती है बेटा, कि कोरे कागज पे आपने बना दी ट्रांसफर डीड, ऐसा नहीं होता है बेटा। ट्रांसफर डीड प्रॉपर एक स्टैंप पेपर पे बनती है, ट्रांसफर डीड प्रॉपर एक स्टैंप पेपर पे बनती है। और क्योंकि स्टैंप पेपर पे बन रही है तो आपको गवर्नमेंट को क्या पे करनी पड़ती है बेटा? स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। क्लियर हुआ सबको? तो दो डिफरेंसेस बेटा यहां से कवर हो जाते हैं। सुनो कौन कौन से दो। पहला, ट्रांसफर के लिए क्या बनानी पड़ती है? ट्रांसफर डीड, जबकि ट्रांसमिशन के लिए कोई ट्रांसमिशन डीड नहीं बनती है बेटा। अगला डिफरेंस, क्योंकि ट्रांसफर डीड बन रही है तो कोरे कागज पे तो बनेगी नहीं, स्टैंप पेपर पे बनेगी। स्टैंप पेपर पे बनेगी, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट को क्या पे करनी पड़ेगी? स्टैंप ड्यूटी। जबकि ट्रांसमिशन के लिए कोई ट्रांसफर डीड ही नहीं बननी। अब जब डीड नहीं बननी तो स्टैंप ड्यूटी की बात ही नहीं आती। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर डीड, अगला डिफरेंस, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर डीड इज नेसेसरी। तो ट्रांसफर के लिए एक वैलिड ट्रांसफर डीड क्या एग्जीक्यूशन जरूरी है बेटा, जबकि ट्रांसमिशन के लिए नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड। फिर आता है अगला डिफरेंस, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी इज पेबल वेयर शेयर्स आर ट्रांसफर्ड बाय अ मेंबर। मैंने अभी बताया था बेटा, ट्रांसफर के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड कोरे कागज पे तो बनेगी नहीं, स्टैंप पेपर पे बनेगी, मतलब गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। जबकि ट्रांसमिशन के लिए कोई ट्रांसफर डीड नहीं बनती। अब जब ट्रांसफर डीड ही नहीं बनती तो स्टैंप ड्यूटी देने की भी जरूरत नहीं है, नो स्टैंप ड्यूटी इज लेविड। ठीक है, तो ये आपके 5 डिफरेंसेस हो गए बेटा। एक मैंने आपको नीचे लिखवा दिया था, और 5 डिफरेंसेस हो गए बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। समझ आया? चलो अब हम शुरू करते हैं ट्रांसफर। कैसे होता है ट्रांसफर? ध्यान से सुनना है बेटा। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो बेटा इसमें ना मैं 2 बातें आपसे डिस्कस करूंगा ट्रांसफर में। पहली तो है बेटा, व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन
फिजिकल फॉर्म। तो पहला तो हो गया व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, है ना। और दूसरा केस क्या है, व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट form. When securities are held in demat form. When securities are held in demat form. ठीक है बेटा, अभी मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा when securities are held in physical form. तो अगर सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में हैं तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं व्हेन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं। अगर सिक्योरिटीज हमारे पास फिजिकल फॉर्म में हैं तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, चलो बेटा एग्जाम्पल तो हमारा वही चलेगा जो मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस करा था। एग्जाम्पल वही है, ए होल्ड करता है 1000 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड और वो अपने शेयर्स बी को ट्रांसफर करना चाहता है, वो अपने शेयर्स बी को बेचना चाहता है। ठीक है, फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, तो पहले बेटा इसमें एक बात का याद रखो, जो शेयर्स बेचना चाहता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरर। जो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरर है, और जिसको शेयर्स ट्रांसफर करे जा रहे हैं वो ट्रांसफरी है। तो बी हमारा कौन हो गया, ट्रांसफरी। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझाता हूं। बेटा सबसे पहले तो आपको भरना होगा फॉर्म SH4, जिसे हम नाम ट्रांसफर डीड भी दे सकते हैं, या हम इसे नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फिलअप करना होगा फॉर्म SH4, ट्रांसफर डीड आपको भरनी होगी। सबसे पहले यह आ गया बेटा स्टेप नंबर 1। ठीक है, भर ली ट्रांसफर डीड। अब सुनना ध्यान से बेटा, ट्रांसफर डीड में सेकंड बात, ये ट्रांसफर डीड स्टैम्प्ड होनी चाहिए। मतलब बेटा, मतलब ये ट्रांसफर डीड किस पे बनेगी बेटा, स्टैम्प पेपर पे बनेगी। इस पे क्या पे करी जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी पे करी जाएगी। तो स्टैम्प्ड का मतलब क्या है, स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए बेटा इस पे। ठीक है, स्टैम्प्ड होनी चाहिए, डेटेड होनी चाहिए। ठीक है, प्लस एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए। सर अब ये एग्जीक्यूटेड का क्या मतलब हुआ बेटा, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है ये ट्रांसफर डीड साइंड होनी चाहिए। ये ट्रांसफर डीड साइंड होनी चाहिए। सर किस किस का साइन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों पार्टीज का। मतलब ट्रांसफरर का
एंड ट्रांसफरी का। साइन तो दोनों का चाहिए होगा ना बेटा, बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। तो याद रखना, जो ट्रांसफर डीड है वो फॉर्म SH4 में होगी, प्रॉपर स्टैम्प्ड होनी चाहिए, डेटेड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, ठीक है। और बेटा कुछ ना इस फॉर्म SH4 में कुछ पर्टिकुलर्स भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलर्स आएंगे, जैसे नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी। तो इस ट्रांसफर डीड में ट्रांसफरी का, ट्रांसफरी हमारे वाले केस में ट्रांसफरी कौन है, बी, तो ट्रांसफरी का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका ऑक्यूपेशन आएगा। ये पर्टिकुलर्स आपको फॉर्म SH4 में मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड अब बेटा इस फॉर्म SH4 के साथ ना एक चीज आपको अटैच भी करनी पड़ेगी, अटैचमेंट। इस फॉर्म SH4 के साथ आपको एक चीज अटैच भी करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी चीज सर? बेटा आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, मेरे को एक बार बताओ बेटा, सिक्योरिटीज कौन से फॉर्म में आपके पास? ए के पास, बेटे ए के पास। ये सिक्योरिटीज कौन से फॉर्म में है? फिजिकल फॉर्म में है ना। फिजिकल फॉर्म का क्या मतलब हुआ? ए के पास क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट होगा। तो वो शेयर सर्टिफिकेट उसे फॉर्म SH4 के साथ अटैच करना पड़ेगा। शेयर सर्टिफिकेट आपको फॉर्म SH4 के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। शेयर सर्टिफिकेट ही तो प्रूफ है ना बेटा, किस बात का? दैट दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय मिस्टर ए। तो बेटा प्रूफ तो अटैच करना ही पड़ेगा ना। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? शेयर सर्टिफिकेट ही तो प्रूफ है दैट दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय ट्रांसफरर यानी मिस्टर ए। तो बेटा जो शेयर्स आप बेचना चाहते हो आपको कंपनी को बताना तो पड़ेगा ना कि हां मैं ही इन शेयर्स का होल्डर हूं। तो प्रूफ दिखाओ, अपना शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ। तो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ बेटा? कई बार क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि शेयर सर्टिफिकेट बेटा खो गया या आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं, शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं बेटा। तो उस केस में अगर तो शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर सर्टिफिकेट लगा दो, और अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है ना तो आप लगा देना SH4 के साथ लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट लगा देना बेटा। सेक्शन 39 में हमने पढ़ा था कि जब सिक्योरिटीज अलॉट करी जाती हैं तो अलॉटमेंट के 2 महीनों के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, ठीक है। तो मेरे को एक बार बताओ, हो सकता है बेटा आपको अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ ही ना हो कंपनी से, क्योंकि 2 महीने में इशू होता है। तो हो सकता है आपको अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ ही नहीं है, तो आप क्या अटैच कर सकते हो? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इफ नो शेयर सर्टिफिकेट, तो बेटा एक बार बताओ, अगर तो शेयर सर्टिफिकेट है तो वो लगा दो, नहीं है तो लेटर ऑफ
अलॉटमेंट की कॉपी लगा दो। बेसिकली हमें एक प्रूफ देना है कि जो शेयर्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं वी आर द लीगल ओनर ऑफ दोज शेयर्स। बेटा समझ आए पहले 3 स्टेप? ठीक है, चलो और बेटा 4th स्टेप क्या है? तो बेटा पहला स्टेप था फॉर्म SH4 भरो, उसे स्टैम्प करवाओ, डेट भरो, साइन करवाओ। ठीक है, उसमें नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन लिखो ट्रांसफरी का। ठीक है, उसके साथ लगाओ शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी। अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट की कॉपी लगा दो। ठीक है, अब हो गया फॉर्म SH4। अब इसे डिलीवर करना है, डिलीवर टू कंपनी। अब इस SH4 को बेटा किसको डिलीवर कर दो? कंपनी को डिलीवर कर दो। अब बेटा इसमें कुछ बातें आती हैं डिलीवर में, जैसे टाइम, कितने समय में ये ट्रांसफर डीड आपको डिलीवर करनी है। तो बेटा ये आपको डिलीवर करनी होती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये ट्रांसफर डीड कंपनी को डिलीवर करनी है। ठीक है, अच्छा और क्या आता है? डिलीवर कौन करेगा? डिलीवर कौन करेगा? ट्रांसफरर करेगा या ट्रांसफरी करेगा? तो उन्होंने सिंपल एक बात कही सेक्शन 56 में, हमें मतलब ट्रांसफर डीड से है, कौन दे रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं। मतलब देने को ट्रांसफरर दे, देने को ट्रांसफरी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन डिलीवर करेगा? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। तो डिलीवर तो कोई भी कर सकता है, अब ट्रांसफरर करे या ट्रांसफरी करे। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? कॉपी करो बेटा यहां तक। यह आपका 4th स्टेप हो गया। और इसमें बेटा अगला स्टेप ध्यान से सुनना, 5th। अब उन्होंने ना एक बात कही कि अगर इफ ट्रांसफर डीड इज लॉस्ट। बेटा हुआ क्या, इमेजिन करो एक सिचुएशन, हमने बेटा ट्रांसफर डीड भरी, पूरा फिलअप कर दी, शेयर सर्टिफिकेट लगाया उसके साथ और कंपनी के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया, कंपनी के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। बेटा लेकिन रास्ते में ट्रांसफर डीड कहीं खो गई, इन ट्रांजिट कहीं खो गई, बेटा कंपनी तक पहुंची ही नहीं। पहला केस, ट्रांसफर डीड इज लॉस्ट। या फिर पहुंची, ट्रांसफर डीड पहुंची बट बेटा 60 डेज कंप्लीट होने के बाद पहुंची। मतलब और ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 डेज। तो 60 डेज खत्म होने के बाद ट्रांसफर डीड पहुंची। तो या तो ट्रांसफर डीड बेटा रास्ते में ही खो गई, पहुंची ही नहीं, या पहुंची बट 60 डेज खत्म होने के बाद पहुंची। तो अब बताओ बेटा क्या ऐसे केस में क्या शेयर्स का ट्रांसफर होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि ट्रांसफर डीड पहुंची ही नहीं, या पहुंची बट 60 डेज के बाद पहुंची, तो क्या ट्रांसफर होगा ही नहीं। उन्होंने कहा बेटा होगा, ट्रांसफर होगा बट इफ
बोर्ड डीम्स फिट। दो मिनट जरा ऊपर लिख देना। ट्रांसफर होगा बेटा, ट्रांसफर होगा, बट इफ बोर्ड डीम्स फिट। लेकिन बेटा ऐसे केस में ना, ऐसे केस में उन्होंने कहा ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर के लिए मान जाएंगे। लेकिन एक शर्त होती है बेटा उनकी, ठीक है, और शर्त क्या होती है? शर्त होती है जनरली, पता है ऐसे केस में वो पार्टी से ट्रांसफरर से वो इंडेमनिटी बॉन्ड रखवाते हैं बेटा। ऐसे केस में वो पार्टी से क्या रखवाते हैं? इंडेमनिटी बॉन्ड। सर ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है बेटा? ये इंडेमनिटी बॉन्ड ना एक तरह से सिक्योरिटी है। इंडेमनिटी बॉन्ड एक तरह से क्या है? सिक्योरिटी है, जो पार्टीज ने रखवाई है किसके पास? कंपनी के पास। सर क्यों रखवाई है सिक्योरिटी? क्योंकि बेटा देखो इस केस में ना ट्रांसफर डीड पहुंची ही नहीं है बेटा कंपनी के पास। मतलब बिना ट्रांसफर डीड के कंपनी आपके ट्रांसफर को रजिस्टर कर रही है। तो बेटा हो सकता है कि एक्चुअल में ये शेयर्स आपके हो ही ना, क्योंकि बिना ट्रांसफर डीड के आपके ट्रांसफर को रजिस्टर करा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये एक्चुअल में ये शेयर्स आपके हैं ही नहीं। हो सकता है बेटा आज से 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद इन शेयर्स का एक्चुअल ओनर आ गया शेयर सर्टिफिकेट का प्रूफ लेके बेटा। तो कंपनी क्या करेगी उस केस में? कंपनी तो बोलेगी अरे तुम्हारे शेयर्स थे, ये वाले शेयर तो पहले ही कोई दूसरा किसी और को बेच के बैठा हुआ है। तो कंपनी पार्टी से पहले ही क्या रखवा लेती है? इंडेमनिटी बॉन्ड रखवा लेती है कि भैया अगर कल को हमें पता चला कि ये तुमने फर्जीवाड़ा किया है, मतलब तुम्हारे शेयर्स ना होते हुए भी तुमने ट्रांसफर करे हैं, तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे। तो पहले ही कंपनी ये क्या रखवा रही है? इंडेमनिटी बॉन्ड। बेटा समझ आया सबको? तो ये हमारी ना 5 कंडीशंस हो गई बेटा, ठीक है। अब बस एक पॉइंट और है बेटा जो मुझे कराना है आपको, और वो है ये वाला। अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो उसने कहा है, मैं चलो आपको समझाता हूं होता क्या है बेटा, देखना ध्यान से। ये देखो 6 स्टेप, ठीक है, सुनना मेरी बात बेटा। अब 6 स्टेप में क्या है देखना। एक तरफ बेटा कौन है? ट्रांसफरर है, मतलब ए, ठीक है, और एक तरफ बेटे ट्रांसफरी है, यानी बी। अब सुनो, ट्रांसफरर अपने शेयर्स, और पता है कौन से शेयर्स बेटा? पार्टली पेड शेयर्स। ट्रांसफरर अपने पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है बेटा। किसको? ट्रांसफरी को। मैंने क्या कहा? ट्रांसफरर अपने पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। किसको? ट्रांसफरी को, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? दोनों ने बनाई एक ट्रांसफर डीड,
और वो ट्रांसफर डीड फॉर्म SH4 में, और वो ट्रांसफर डीड उन्होंने किसको सबमिट कर दी? कंपनी को। मैंने ऊपर भी बताया था सबमिट कोई भी कर सकता है, ट्रांसफरर कर सकता है या ट्रांसफरी कर सकता है। तो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, सबमिटेड बाय ट्रांसफरर, ट्रांसफरर ने सबमिट करी है, सबमिटेड बाय ट्रांसफरर। ध्यान से सुनना, अब सोचना अपने आप, ये दो शर्तें हैं बेटा, इन पे ध्यान दो। ट्रांसफर डीड सबमिट किसने करी है? ट्रांसफरर ने, और ट्रांसफर हो रहा है पार्टली पेड शेयर्स का। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ, सोचना, ट्रांसफर डीड कंपनी को किसने सबमिट करी है? ट्रांसफरर ने। मतलब ट्रांसफरर कह रहा है कि मैं अपने पार्टली पेड शेयर्स किसको ट्रांसफर करना चाहता हूं? ट्रांसफरी को ट्रांसफर करना चाहता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ट्रांसफरर ने ट्रांसफर डीड कंपनी को सबमिट करी ये बोल के कि मैं अपने पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफरी को ट्रांसफर करना चाहता हूं। यही केस है। किसने सबमिट करी ट्रांसफर डीड? ट्रांसफरर ने। और ट्रांसफर हो रहा है कौन से शेयर्स का? पार्टली पेड का। तो ऐसे केस में बेटा कंपनी का एक फर्ज बनता है बेटा, कंपनी का एक फर्ज बनता है कि वो ट्रांसफरी से एक बार पूछ ले, इंसानियत के तहत ट्रांसफरी को एक नोटिस दे दे। मतलब पूछ ले, ये नोटिस दिया जाता है बेटा फॉर्म SH5 में। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ऐसे केस में कंपनी का फर्ज बनता है कि वो ट्रांसफरी से एक बार पूछ ले। क्या पूछ ले? कि भैया ये जो ट्रांसफर डीड पे दस्तखत है ये तेरा ही है ना? तू एक्सेप्ट करता है? तू वाकई में तैयार है पार्टली पेड शेयर्स को खरीदने के लिए? क्योंकि याद रखियो भाई, जितना पैसा ए ने दे दिया था इन शेयर्स पे वेल एंड गुड, बाकी पैसे के लिए तेरे को लायबल ठहराया जाएगा। तो सोच ले एक बार, तू तैयार है ना पार्टली पेड शेयर्स को खरीदने के लिए? सिग्नेचर ट्रांसफर डीड पे तेरा ही है। बता भाई, ये नोटिस दिया जाएगा कंपनी का। किसको? ट्रांसफरी को। ठीक है, बात समझ आई? अब बेटा यहां पर क्या है, ट्रांसफरी को कंपनी को रिप्लाई देना होगा विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रांसफरी कंपनी के नोटिस का जवाब देगा, हां में या ना में। ठीक है, हां अगर वो कह देता है इसका मतलब ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बाकी बचे हुए अनपेड अमाउंट के लिए मुझे लायबल ठहराया जाएगा। अगर मैं ना बोल देता हूं तो बात ही खत्म, ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो एक बार बताओ, उसे रिप्लाई कितने दिनों में देनी है? 2 हफ्तों में। अब 2 बातें हो सकती हैं बेटा, उसने रिप्लाई दी, रिप्लाई गिवन, उसने रिप्लाई दी। अब रिप्लाई उसने या तो दी होगी हां में या दी होगी ना में। अगर उसने हां में रिप्लाई दी है तो ट्रांसफर को क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर कर दिया जाएगा। और उसने अगर रिप्लाई ना में दी है तो ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करा जाएगा, तो ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करा जाएगा। दिक्कत तब है जब ट्रांसफरी ने बेटा कोई जवाब दिया ही नहीं, रिप्लाई नॉट गिवन। 2 हफ्तों में उसने रिप्लाई दिया ही नहीं, ना हां में ना में। तो बेटा इस केस में ना मान लिया जाएगा
कि तूने रिप्लाई नहीं दिया है, इसका मतलब तुझे ट्रांसफर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम तेरे ट्रांसफर को क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। मतलब इस केस में बेटा इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। सब बताओ ये बात समझ आई? ठीक है भाई, तूने कोई जवाब नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कि तुझे ट्रांसफर में कोई भी आपत्ति नहीं है। समझ आया? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये पूछा कब जाएगा, ये नोटिस कब दिया जाएगा बेटा ट्रांसफरी को? दो शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा। कौन कौन सी दो? ट्रांसफर डीड किसने सबमिट करी हो, ट्रांसफरर ने, और ट्रांसफर कौन से शेयर्स का है, फुली पार्टली पेड शेयर्स का। बेटा एक बात सोचो ना अपने आप, अगर एप्लीकेशन, अगर ट्रांसफर डीड ट्रांसफरर ने नहीं, ट्रांसफरी ने ही सबमिट करी है, मतलब ट्रांसफरी खुद ट्रांसफर डीड सबमिट कर रहा है बेटा कि मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो फिर उससे दोबारा क्यों पूछा जाएगा बेटा? फिर काय का नोटिस? भाई उसी ने ट्रांसफर डीड जमा कराई, मतलब वो खुद आगे आके कह रहा है मैं ये पार्टली पेड शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो फिर दोबारा उससे पूछने का क्या मतलब है बेटा? कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अच्छा सोचो, अगर ये ट्रांसफर बेटा पार्टली पेड अप की जगह फुली पेड अप शेयर्स का होता, तो भी ट्रांसफरी से क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि उस केस में तो ट्रांसफरर पहले ही पूरा पैसा दे चुका है, तो ट्रांसफरी की वैसे भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, तो पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं है बेटा। पूरा केस बेटा हमारा ट्रांसफर का समझ आया है, कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेटा सेक्शन 56 अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी हमने एक पार्ट किया है। ट्रांसफर के मैंने कहा था दो पार्ट है, व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, ये हो गया। अगली क्लास में हम करेंगे व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला टॉपिक आपका खत्म होगा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस समझ आया है, पक्का? कॉपी करो। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।